आज पढ़ते हैं। ब्लूप्रिंट के हिसाब से देखते हैं अपन को काय की जरूरत है। और उसी चीज को जो अपन चैप्टर तैयार कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है आप लोग के जो पेपर गए होंगे प्री बोर्ड के वो अच्छे गए होंगे। और व्हाट द हैक, मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा है। ओह, नम लॉक था। उम्मीद है सोशल साइंस के पेपर में मदद मिली होगी थोड़ी सी। थोड़ी बहुत मुझे मालूम है, ज़्यादा तो मदद नहीं मिली होगी लेकिन थोड़ी बहुत मिली होगी। कंटिन्यू करते हैं उसी चीज़ जो जिस तरह से अपन पढ़ाई कर रहे थे सोशल साइंस की, उसी तरह से, क्योंकि अपन ने भूगोल देख लिया था। भूगोल के सारा पोर्शन कवर कर लिया था प्री बोर्ड से पहले। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपने गौर किया हो अगर, तो थोड़ी बहुत मदद तो मिली होगी भूगोल के क्वेश्चन सॉल्व करने में, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। इसी प्रकार से अपन जो है ये वाली चीज लोकतांत्रिक राजनीतिक जो है वो अपन क्लास में देख रहे थे। बहुत कुछ कवर कर चुके हैं इसमें। मैं अगला पोर्शन जो उठा रहा हूँ वो आर्थिक विकास की समझ उठा रहा हूँ। आर्थिक विकास की समझ को कंप्लीट कर रहे हैं पहले, फिर उसके बाद अपन इतिहास आएंगे और फिर राजनीति पे आएंगे बारी बारी से, है ना। तो माइक ऑफ कर लो बेटा। तो यहाँ की स्ट्रेटेजी ये रहेगी, अपन क्लास में ऑलरेडी लोकतांत्रिक राजनीति वाला चैप्टर कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। वो चल रहा है, जो चलता रहेगा। ये वाला पोर्शन हम कवर कर चुके हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सब अगर आपने वीडियो मिस करे, सारे वीडियो ऑनलाइन पड़े हुए हैं हर एक चैप्टर के। पहले 4 नंबर का, 3 नंबर का और 2-2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम से पहले सारे कर चुके हैं। देख लीजिएगा, रिवीजन में 2x पर देख लीजिएगा, आगे बढ़ा बढ़ा के देख लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट बातें बताई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, वो सारे हो चुके हैं। मैं अब आर्थिक विकास की समझ पे जा रहा हूँ। आर्थिक विकास की समझ में 3, 2, 5 चैप्टर है। 5 में से सबसे पहले 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है नहीं इसमें से, अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात है एक्चुअली में। 4 नंबर का क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल होता है, जिस भी चैप्टर से 4 नंबर का आता है ना, वो कहीं हद तक हमको पक्का करके जाता है कि ये क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में। खैर जाने तो कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर का और 2-2 नंबर का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव है। एक चैप्टर में तो ऑब्जेक्टिव है पहले वाले में, विकास में, तो अपन को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर लेंगे और वो देख लेंगे। पहले 3 नंबर का चैप्टर उठाते हैं। और अगर इसको अपन सिंपल एक के बाद एक देखें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है, वही सही रहेगा। चैप्टर क्योंकि लिंक करता है एक दूसरे से, तो अपन एक एक करके लगातार चारों पांचों चैप्टर जो है वो देखते हैं। मैं पहला चैप्टर खोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले अपन इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसमें है क्या क्या वो देखते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वो जो टॉपिक है उसमें वो कौन कौन से कवर कर रहा है। तो उसको जोड़ते हैं अपनी डेली लाइफ से। क्यों दिया हुआ है वो, इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर ये आ गया, विकास है ना। विकास पहला चैप्टर अध्याय। तो आना पूरे ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। सबसे पहली बात जो चैप्टर आपको सिखा रहा है वो ये सिखा रहा है कि भाई साहब, आपका विकास किसी दूसरे के लिए परेशानी का मामला हो सकता है। मतलब कि विकास सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। शायद मैंने क्लास में ये बात करी है। इसमें देखो, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, देखो, मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते, इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो, ये टांगा वाला जो है वो साइकिल चला रहा है। उसके ऊपर उन्होंने जो है वो दिखाया हुआ है कि देखो सब लोग टांगे का यूज करते हैं और वही गाड़ी वाले भी घूम रहे हैं। मकसद ये है, एक पिक्चराइज व्यू, मतलब एक तरह से सोच के देखो। आप अगर गाड़ी में होंगे, बाइक पर होंगे, तो आपको लगेगा कि ऑटो वाला गलत चला रहा है गाड़ी। अगर आपने बाइक पर चलाई होगी अगर, और या फिर आपने अगर महसूस किया होगा कि पापा के साथ भी गए होगे, तो ये चीज महसूस करते हो आप। आप अगर गाड़ी पे चल रहे हो ना, तो पैदल चलने वाला आपको तकलीफ दे रहा होगा, आपको परेशानी हो रही है, अरे देखो ये कहीं से भी मुड़ गया, इसके ऊपर चढ़ा दूंगा तो अभी गुस्सा करेगा, फलाना ठिकाना। देखो कहीं से भी बीच में से, रोड की क्रॉसिंग में जो बीच में से ही क्रॉस कर रहा है। अगर आप बस में होंगे ना, तो आपको लगेगा देखो ये ऑटो वाला कैसे साइड में चल रहा था, वो कितनी तेज निकाल के लेके गया। आपको हर, आप जिस भी गाड़ी को चला रहे हो ना, उससे नीचे वाला आपको परेशानी खड़ा कर रहा होगा, परेशानी पैदा कर रहा होगा। क्यों बता रहा हूँ ये चीज? ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता हो एक गाड़ी वाले के लिए विकास की धारणा ये हो, एक फोर व्हीलर चलाने वाले के लिए विकास की धारणा ये हो कि भाई साहब सरकार ऐसी रोड बनाए जिसपे छोटी गाड़ी माड़ी और बीच में क्रॉसिंग वगैरह आए नहीं, पैदल चलने वाले लोग आए नहीं, साइकिल टांगे वाले लोग आए नहीं, क्योंकि उसको फ्रीली वो चला सके बहुत तेजी से, स्पीड से, कहीं पर भी पहुंच सके। एक रिक्शा ड्राइवर के लिए विकास की अवधारणा ये होगी कि उसको सड़क पे खड्डे कम मिले और ढलान वाली रोड मिल जाए, फ्लैट रोड ना मिले। एक ढलान वाली रोड मिल जाए जिससे उसको मेहनत कम करना पड़े। या फिर उसके लिए ऐसा हो सकता है कि सरकार जो है वो ऑटो पर वगैरह पे जो है वो पाबंदी लगा दे, जिसकी वजह से उसका बिजनेस बढ़ सके।
एक ठेले वाले के लिए होगा कि यार बड़ी गाड़ी बंद ही हो जाना चाहिए और फुटपाथ बड़े बड़े बनाना चाहिए ताकि हमारे ठेले आराम से खड़े हो सके और पार्किंग वाला भी चल सके। आप दूसरी नजर से देखने की कोशिश करोगे ना तो समझ में आएगा आपको कि यार बात सही है, सबके लिए विकास अलग अलग लेकर आ रहा है, अलग अलग मुद्दे लेके आ रहा है। लेकिन आप खुद सोचो, एक ठेले वाले का विकास अगर बोले कि फुटपाथ बड़े होना चाहिए, काहे के लिए? ठेला लगाने के लिए, रेडी लगा सके, वो सब्जी बेच सके या फिर खाना बेच सके, वहां पर फूड कार्ट लगा सके। उसकी विकास की अवधारणा एक पैदल यात्री के लिए कितनी बुरी है, क्योंकि फुटपाथ पूरी तरह से घिरा होगा, उसको नीचे चलना होगा और वो अपनी जान को रिस्क में डाल रहा होगा। एक अगर टांगे वाले का विकास है, उसको ढलान वाली रोड चाहिए या फिर इजी रोड चाहिए, उसके वजह से बाकी लोगों को कितनी परेशानी हो सकती है। तो ऐसा मामला है कि आपका विकास हो सकता है किसी दूसरे के लिए परेशानी का सबब बन रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो विकास नहीं है। सभी को अपने अपने विकास की जरूरत होती है। तो शुरुआत में यही प्रश्न आता है, क्वेश्चन भी आता है, एक तालिका भी बनी हुई है। देखो इनके लिए विकास की क्या क्या आकांक्षाएं हो सकती हैं या फिर विकास के लक्ष्य कैसे कैसे हो सकते हैं। तो इस पर मैं बात कर चुका हूँ, है ना, कि एक नर्मदा घाटी का आदिवासी क्या चाहेगा, शहर के परिवार की अमीर लड़की कैसे चाहेगी, कोई अच्छे परिवार में, अमीर मतलब एक तरह से अच्छे परिवार में, तो वो चाहेगी कि मुझे भी भाई की तरह फ्रीडम मिले, वही लिखा हुआ है। शहरी बेरोजगार युवक चाहेगा कि उसको रोजगार मिले। भूस्वामी का परिवार की ग्रामीण महिला चाहेगी कि जमीन में उसका भी हक हो, उसको भी सरपंच पंच में जाने का मौका मिले। तो ये विकास की समझ इस तरह से चैप्टर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से दो बातें साफ हैं, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। एक डायग्राम बना हुआ है, एक गरीब महिला बैठी हुई है जिसकी कोई कंडीशन रही होगी, अपने बच्चे को मतलब जो रोड साइड भिखारी वगैरह होते हैं वो बैठे हुई है, और गाड़ी में चलने, इस तरह के लोग विकसित होना नहीं चाहते। तो गाड़ी में चलने वाला व्यक्ति बिना कंडीशन उसकी जाने कि वो किस कंडीशन से बैठी हुई है, उसके लिए ये विकास में बाधा है। अगर ये चाहेगी कि सरकार इसके लिए विकास क्या है, इसके लिए सरकार, अगर सरकार इसके लिए रोजगार दे दे, इसको रहने के लिए घर दे दे, तो इसके लिए ये विकास हो जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति के लिए वो परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि सरकार जहां जगह देगी, हो सकता हो वो छोटा एरिया हो, स्लम एरिया बन जाए, वो पट्टे की जमीन दे दे, तो इसके लिए जो कमाने वाला व्यक्ति उसके लिए तो यही दो चीजें बातें निकल के आ रही हैं विकास के लिए। एक तो सभी के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो जाएंगे, और दूसरा, एक व्यक्ति के लिए अगर विकास हो रहा है तो हो सकता है दूसरे के लिए परेशानी का सबब हो जाए वो, है ना। पहली पहली कंडीशन तो यही सीखते हैं इस चैप्टर से, आय और अन्य लक्ष्य। तो सबसे पहले बात आती है भाई, किसी देश को, किसी परिवार को कैसे नापते हैं हम। सबसे पहला मुद्दा होता है उसकी आय देखकर। तो परिवार की आय मतलब इनकम कितनी हो रही है, पहला मुद्दा तो यही है। उसी तरह से देश के लिए भी सबसे पहला मुद्दा यही है कि देश में आय कितनी हो रही है। अब देश की आय कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? एक व्यक्ति की आय तो आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है, परिवार की आय व्यक्तियों की आय को जोड़कर कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन देश में तो इतने सारे लोग कमा रहे हैं पैसा, उसकी आय कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो दो तरह से कैलकुलेट की जाती है। पहला तो एक टर्म यूज की जाती है, जीडीपी। जीडीपी, इसको हिंदी में फुल फॉर्म है इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी का इसका नाम है सकल घरेलू उत्पाद। ये बताता है कि भारत में या किसी देश में एक साल के अंदर कितना ज्यादा सेवा का सृजन हुआ या फिर माल का उत्पादन हुआ, जैसे गेहूं कितना ज्यादा हुआ, उन सब को कैलकुलेट की जाती है। बाकायदा हमारा डिपार्टमेंट है, वो जो है इसको कैलकुलेट करता है, जीडीपी को कैलकुलेट करता है, और जीडीपी का बताता है कि भाई साहब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया का इतना रहा। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है देश में एक साल में कितनी सेवाएं उत्पन्न की गई, कितनी वस्तुएं उत्पन्न की गई। एक तरह से एक पैमाना है जिसके तहत हम देख पाते हैं कि देश कितनी कितनी ज्यादा उन्नति कर रहा है। पिछले साल जीडीपी क्या थी, हमारी इस साल जीडीपी क्या है, तो क्या वो बढ़ रही है? क्या नहीं बढ़ रही है, मतलब हमारे यहाँ सेवाएं बढ़ रही है, हमारे लोगों को नौकरी मिल रही है, हमारे लोग वस्तुएं बढ़ रही है, गेहूं उत्पादन बढ़ रहा है, चावल उत्पादन बढ़ रहा है, सब चीजें, कंप्यूटर, मोबाइल, सब कुछ इंक्लूड किया जाता है उसमें, उसको जीडीपी बोलते हैं। एक तो इस तरह से कैलकुलेट की जाती है राष्ट्रीय आय। दूसरा जो है एक पैमाना है प्रति व्यक्ति आय का। तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो एवरेज निकालना होता है कि एवरेज इनकम कितनी है। क्यों? क्योंकि देखो, परिवार में सभी लोग की इनकम सेम नहीं होगी ना। आपके पापा होंगे, चाचा होंगे, बड़े पापा होंगे, जितने भी अलग अलग लोग होंगे, उनकी सबकी अलग अलग इनकम हो सकता है चाची कमाती हो, बड़ी मम्मी नहीं कमाती हो, वो हाउस वाइफ हो, उनके परिवार की आय ज्यादा हो जाएगी चाची के, चाचा चाचा के, और बड़ी मम्मी की आय जो है वो कम हो जाएगी। तो सभी लोग एक जैसा नहीं कमाते ना।
तो फिर कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, पूरे परिवार में जितना पैसा आ रहा है उसको परिवार के सदस्यों से डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज इनकम निकल जाती है, औसत आय निकल जाती है। देश की आय भी, प्रति व्यक्ति आय भी इस तरह से निकाली जाती है। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव इसी टाइप पे बनता है कि भाई बताओ राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय तो एक देश में एक साल भर में जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ उसके हिसाब से हम राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं। वो तो इजी है। जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जितने भी सेवाओं का उत्पादन हुआ, उन सबको कैलकुलेट करके जो है राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। और प्रति व्यक्ति आय हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में जितनी भी जनसंख्या होती है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। तो ये एक पहला पैमाना है जो विकसित किया गया किसी देश के अच्छे विकास होने, विकसित होने के या विकासशील होने के, कि वहां की प्रति व्यक्ति आय क्या है। लेकिन बाद में ये चैप्टर हमको सिखाता है क्या ये जरूरी है। देखो, राष्ट्रीय विकास टॉपिक आता है, ये चैप्टर दिखाता है क्या केवल प्रति व्यक्ति आय पर ही हम निर्भर रहते हैं कि कोई देश विकसित है कि विकासशील, हम केवल प्रति व्यक्ति आय पर बता सकते हैं कि उस देश में एक व्यक्ति औसत कितना कमा रहा है, केवल इससे बता सकते हैं कि वो देश कितना अच्छा है, वहां का रहन सहन कितना अच्छा होगा। तो ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि नहीं, केवल प्रति व्यक्ति आय पर या औसत आय पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि देश बहुत अच्छा होगा, हमको उसके साथ साथ और चीजें भी कैलकुलेट करना पड़ती हैं। तो ये इस चैप्टर में, यदि इस चैप्टर को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है एक बहुत अच्छा उदाहरण लिया जाता है, वो बहुत बाद में आता है। ये औसत आय है, देखो औसत आय का उदाहरण लिया हुआ है। औसत आय में कमी क्या है, ये डायग्राम उसको दिखा रहा है। इस देश में हमने कुर्सियों को बनाया था, उनका उपयोग कर रहे हैं। जब सभी की प्रति व्यक्ति आय अगर सेम होती है तो वहां पर मामला ऐसा है, कुर्सियों को बनाया और सभी बड़ा बारी बारी से सही जगह पर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नजरिया ये भी है, एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा हो, वो बहुत सारे संसाधनों का यूज कर रहा हो, और बहुत अपने देश की स्थिति यही है, हमारे यहाँ जो अमीर व्यक्ति हैं वो बहुत कम है और उनके पास देश का बहुत ज्यादा पैसा है। और केवल इंडिया की कंडीशन नहीं है ऐसा, दुनिया जूझती है इस परेशानी से, केवल इंडिया में नहीं है ऐसा मामला। पहले बता दूं, सभी बड़ी कंट्रीज में भी ऐसा देखा जाता है। अमीर जो है वो अमीर होता जाता है और गरीब जो है वो गरीब होता जाता है। उसका मतलब ये, इस डायग्राम का मतलब ये है। तो होता क्या है, जो अमीर व्यक्ति होता है वो देश के ज्यादा संसाधनों का उपयोग कर रहा है, उसके पास ज्यादा संसाधन है, उसके पास खर्चा है, पैसा है खर्च करने के लिए, और वही कुछ ही संसाधनों में। तो ये एक ऐसा मामला हो गया कि एक बगल में गाना बज रहा है वो वाला, जाने किस रूप में, अ, पता नहीं किस रूप में, सुना होगा सभी ने, रील में देखा होगा, तो वो ध्यान भटक गया, सॉरी। ये वही पिक्चर है जहाँ एक तरफ अमीर, जैसे मान लो मुकेश अंबानी की एक इमारत खड़ी हुई है, बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ा घर है वो, किसी इंडिविजुअल बंदे का, हेलीपैड तक है उसमें खुद का, इतना बड़ा। और वहीं थोड़ी सी दूर जो है वहां पर धारावी स्लम है, स्लम एरिया, जहाँ पर बहुत कम छोटे छोटे एरिया में जो है बहुत 10 बाई 10 के कमरे में 4 लोग सो रहे हैं, वही किचन है उनका, वही बाथरूम है, कंबाइंड बाथरूम है, इकट्ठी बाथरूम है सबकी। चौल देखी होगी आपने, जो फिर हेरा फेरी में, हेरा फेरी में बताते हैं ना बाबूराव, वो लाइन लगी रहती है संडास के लिए, तो वो वैसा हाल है वहां पर। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, एक अमीर व्यक्ति जिसका खुद का घर है, 4 लोग रह रहे हैं उतने बड़े घर में, दुनिया के सबसे बड़े घर में, जिसमें स्विमिंग पूल भी है, थिएटर भी है खुद का ही, हेलीपैड भी है, सब कुछ है, वो ज्यादा संसाधन यूज कर रहा है 4 लोगों के लिए। और वहीं एक ऐसा एरिया है जहां पर एक 10 बाई 10 के कमरे में उनका किचन भी है, लेट बाथ भी है, सोने का एरिया भी वही है, वहीं सोते हैं, पहले खाना बना लेते हैं फिर उसका वहीं पर सो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, देश की हालत यही है अभी। प्रति व्यक्ति आय को इसको कैसे कैसे जोड़ा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये है कि भाई साहब, जरूरी नहीं है जो देश की प्रति व्यक्ति आय, यदि मान लीजिए उदाहरण के लिए, भारत की अभी प्रति व्यक्ति आय एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, मान लीजिए उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का हर एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है। कुछ हो सकता हो कि 60,000 रुपए कमा रहे हो साल भर का, कुछ हो सकता है 80,000 ही कमा रहे हैं, 1 लाख नहीं है, बहुत ज्यादा है प्रति व्यक्ति, देख लेते हैं, इंटरनेट पे बैठे हुए हैं तो फिर यूज क्यों इसमें वेस्ट का वो करना। भारत की अभी लेटेस्ट प्रति व्यक्ति आय देखते हैं कितनी है, आपके सामने सर्च करता हूँ। पर कैप, इसको बोलते हैं पर कैप्चा इनकम, पर कैप्चा इनकम इंडिया।
व्हाट द हेक, पर कैपिटा इनकम। कैप्चा मैंने वो कैप्चा वाला कर दिया, सॉरी, मेरी वीडियो गई। 7,000 पीपीपी डॉलर्स, व्हाट द हेक इज पीपीपी? सिंपल नहीं लिख सकते क्या रुपयों में? होशियार। ये देखो जीडीपी आ गई भारत की, यहाँ पर मैंने सर्च किया तो यहाँ पर जीडीपी लिखी हुई लेटेस्ट। जीडीपी अपनी है 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ जीडीपी है अपनी इंडिया की। ओ सॉरी, 3 लाख करोड़ यूएसडी, यूएस डॉलर में लिखी हुई है। और जीडीपी पर कैपिटा जो है वो $2,256 है। अगर इसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं ना, अगर इसको हम क्या बोलते हैं, ये पीपी का लोचा भी भैया नया शुरू हुआ है, कुछ मुझे नहीं मालूम है इसका क्या है, कुछ का कुछ ना कुछ लेना देना है इसका, कुछ नया सिस्टम शुरू हुआ होगा शायद। पीपीपी मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना। जीडीपी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भारत का है 3 लाख करोड़ यूएसडी डॉलर। और अगर इसमें हिसाब से $2,200 अपन पर कैपिटा इनकम निकालें कैलकुलेट करके, तो वो करीबन आ रही है 2256। अभी का रेट लगभग 75 चल रहा है, 75 76। वो आ रही 1,69,200 रुपये। तो अपने यहाँ पर कैपिटा जो इनकम आ रही है वो आ रही 1,70,000 रुपये प्रति व्यक्ति आए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत में हर एक व्यक्ति 1,69,000 रुपये साल भर के कमा रहा है, कभी भी नहीं। इसका मतलब ये कभी भी नहीं रही है ना। इसका मतलब ये औसत निकला, मतलब कई लोग इससे कम भी कमाते होंगे, 1,20,000 भी कमा, कई लोग इससे ज्यादा भी कमाते होंगे, 4 लाख 5 लाख भी कमाते होंगे। तो पर कैपिटा इनकम से हम किसी देश की स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो बहुत ज्यादा वहां पर बहुत ज्यादा खुशहाली है या फिर बदहाली है। वो केवल एक पैमाना है जो कि बनाया गया है। हाँ बिल्कुल मायने रखता है वो, क्योंकि विकसित और विकासशील की परिभाषा उसी के दम पर तय होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना। उसके बाद आय और अन्य मापदंड। आय के अलावा भी दूसरे मापदंड भी हैं, जो कि देखो यहाँ पर दिखाए गए हैं। इन राज्यों को देखो, हरियाणा हरियाणा केरल और बिहार। इसकी प्रति व्यक्ति आय 1,80,000 है हरियाणा की, केरल की 1,63,000 और बिहार की केवल और केवल 34,000 रुपए। बिहार सबसे गरीब राज्य है इसके अकॉर्डिंग, है ना। हरियाणा की कितनी, 1,80,000 सबसे ज्यादा हरियाणा की है। और कब के आंकड़े, ये 2016-17 के आंकड़े हैं, अभी के नहीं, ये पुराने हैं। इसका मतलब तो हरियाणा सबसे अच्छा होगा, केरल सेकंड नंबर पे आता होगा और बिहार सबसे बेकार होगा। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें अपन, विकास के आधार पर देखें, सबसे ज्यादा विकास कहाँ हो रहा है, हरियाणा में हो रहा हो, केरल में कम हो रहा होगा, बिहार। वहीं चैप्टर फिर अपन को दूसरा नजरिया देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, दूसरे पहलू भी हैं जिनको हम देखना चाहिए। यहाँ पर देखो दूसरा पहलू है शिशु मृत्यु दर 1,000 व्यक्ति। शिशु मृत्यु दर मतलब 1,000 बच्चे अगर पैदा हुए, ये औसत निकाला है उन्होंने। 1,000 बच्चों पे कितने बच्चे एवरेज, औसतन, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा ही हो, औसतन साल भर का निकाला उन्होंने। 1,000 बच्चे पैदा होते तो कितने बच्चे मर जाते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं इसको। 1,000 तो शिशु मृत्यु दर पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में एक लाइन में आ सकता है। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष आयु के पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। 1 साल के अंदर अगर बच्चा मर जाता है वो, तो उसको शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत लाते हैं हम। और ये डेफिनेशन आ सकती है, इसको अंडरलाइन कर लेना बुक में, और इसको एक बार देख के जरूर जाना कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है। 1 साल में पैदा हुए बच्चों में से जितने बच्चे मर जाते हैं 1 साल की आयु पूर्ण करने से पहले, उसे हम शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर हरियाणा में 30 है, मतलब 1,000 में से 30 बच्चे जो है वो मर जा रहे हैं 1 साल के पहले ही। रीजन क्या हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मेनली है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। उनको पोषण इतना नहीं मिल पाता है जिसके कारण से वो मर जा रहे हैं। कि अब इसमें कई सारे आंकड़े तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। कई लोग जो है वो घर में अभी भी, भारत में अभी भी घर में डिलीवरी हो रही है, कोई वो नहीं, नर्स वगैरह कोई नहीं, डॉक्टर वगैरह हॉस्पिटल वगैरह कोई नहीं, घर में हो रही है या सरकारी अस्पताल में हो रही है तो सरकार के पास आंकड़े आ जाते हैं। घर में दाई माँ ही जो है वो डिलीवरी करवा रही है। तो बहुत सारे बच्चे डिलीवरी के टाइम में मर जाते हैं अच्छी सुविधा ना मिलने के कारण से, हॉस्पिटल की सुविधा ना। हरियाणा में 30 है, आपको याद होगा अभी आय प्रति व्यक्ति आय देखिए, हरियाणा की सबसे ज्यादा थी आय। केरल की सेकंड नंबर पे यहाँ पर दिख रहा है 10, केवल 10 बच्चे मर रहे हैं। और बिहार में 35, लो ये भी ज्यादा है बिहार में, 1,000 में से 35 बच्चे मर रहे हैं। अगली चीज है साक्षरता दर, एजुकेशन पॉइंट कितना है, एजुकेशन कितने परसेंट लोग वहां पर एजुकेटेड हैं, साक्षर हैं। तो 2011 के आंकड़े हैं ये। तो आपको दिखाई देगा हरियाणा 82 है, ये 94 है केरल, और बिहार 62 है।
मतलब हरियाणा का 82% लोग पढ़े लिखे हैं, केरल के 94% लोग पढ़े लिखे हैं, और बिहार के केवल और केवल 62% लोग पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब क्या है, दो पैमानों पे हरियाणा से केरल बहुत ज्यादा मामले में आगे है। एक तो शिशु मृत्यु दर और दूसरा साक्षरता दर। उसके बाद है निवल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति पे उच्चतर आयु 14 से निवल उपस्थिति अनुपात किसको बोलते हैं, नीचे लिखा हुआ है वैसे। 14 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे स्कूल जाने का उस आयु के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। तो बोल रहे हैं कितने बच्चे 14 से 15 साल के बच्चे टोटल कितने हैं, और कितने परसेंट बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनमें से। तो हरियाणा का ये परसेंट कम आ रहा है, 61% आ रहा है। 2013-14 के आंकड़े पुराने आंकड़े हैं। हो सकता है आपकी बुक में चेंज हो गया हो, नए आंकड़े भी दिए हुए हो, लेकिन लगभग लगभग यही आंकड़े दिखेंगे आप। हरियाणा के उसमें कम, बहुत कम बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 83, यहाँ पर 83 आ रहा है, मतलब 100 व्यक्तियों में से 83% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और बिहार में ये भी पीछे डब्बू है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ बिहार के लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, कहीं ना कहीं हद तक सरकार जिम्मेदार है। बिहार में शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है, साक्षरता दर कम है जो कि ज्यादा होना चाहिए थी, और जो बच्चों का स्कूल जाना है वो भी कम है। तो बिहार प्रति व्यक्ति आय से लेकर सब मामलों में पिछड़ा हुआ है, बहुत बुरी तरह से। रीजन कई सारे हो सकते हैं, वहाँ की राजनीति भी हो सकती है, वहाँ के लोगों का नजरिया भी हो सकता है, लोगों की सोच भी हो सकती है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बिहार हर चीज में पिछड़ा है। हरियाणा जहाँ प्रति व्यक्ति आय में ज्यादा था, लेकिन यहाँ मामला पे पीछे रह गया भाई। और ओवरऑल देखें तो विजेता कौन निकल रहा है, केरल निकल रहा है। केरल में प्रति व्यक्ति आय औसत थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन शिशु मृत्यु दर कम है, साक्षरता दर ज्यादा है पढ़े लिखे, और बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनका परसेंटेज भी ज्यादा है। ओवरऑल देखा जाए तो केरल ज्यादा आगे है ना। उसके बाद आ जाता है सार्वजनिक सुविधाएं। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जैसे अभी की आपसे 2017 की, या फिर शिशु मृत्यु दर जो है वो भारत में, साक्षरता दर पूछ सकते हैं, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, भारत की साक्षरता दर। कोई आपसे ये नहीं है कि बुक में नहीं है, या फिर वो हम तो बुक में पुराना वाला लिखा हुआ है, कोई नहीं, कुछ नहीं चलेगा। जीके का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए भारत में कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, उसमें से महिला कितनी पढ़े लिखी हुई है, पुरुष कितने पढ़े लिखे हुए हैं। जीके का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है आने में, और दे सकता है टीचर, उसमें कोई वैसी वो दिक्कत नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए साक्षरता दर। उसके बाद यहाँ पर जो है वो शिशु मृत्यु दर के बारे में लिखा है सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं मतलब कि सीधी सी बात है कि जो सार्वजनिक सुविधाएं में एजुकेशन भी आ जाती है, एजुकेशन के साथ साथ जो हमारे उचित मूल्य की दुकान होती है, राशन की दुकान है, वो भी आ जाता है, और साथ ही साथ जो हमारे चिकित्सीय सुविधाएं होती है वो भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा केरल में ये सब कम है, क्योंकि वहाँ की स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहाँ बच्चों को जो सरकारी राशन मिल रहा है वो सही मिल रहा है, आंगनबाड़ी सही तरीके से काम कर रही होंगी। जो आंगनबाड़ी का काम क्या है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो शिशु धारण किए हुए हैं जिन्होंने, उनको पोषण दे सके भाई, दलिया दे सके, जो खाना आता है खिचड़ी वगैरह आ सके, वो वहां तक पहुंच सके, वो बहुत अच्छा हो। और बिहार में जब वो कम है तो मतलब जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं कमी है ना। वो क्योंकि शिशु, नहीं तो बच्चे मरते क्यों, अगर अब, क्योंकि केंद्र सरकार तो पैसा वहां पर भी उतना दे रही है, केरल में भी उतना ही दे रही है। अगर सिस्टम सही होगा तो खाना पहुंचेगा वहां तक, खाना पहुंचेगा तो बच्चा मरेगा क्यों, वो गलत है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली वहाँ की अच्छी है, मध्य प्रदेश में भी अभी बहुत अच्छा चल रहा है इस मामले में काम काम इसका। मध्य प्रदेश का यहाँ पर प्रस्तुति नहीं करें आंकड़े, इसलिए मध्य प्रदेश की बात नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश कहीं बीच में आता है इधर। उन्होंने ऐसे राज्यों को चूज किया जहाँ पर आपको साफ साफ अंतर देखा जा सके, है ना। अगर मध्य प्रदेश को भी इसमें कंपेयर करोगे तो आप बीच में कहीं पाओगे, केरल सही में आगे, केरल सबसे आगे है उस मामले में। यहाँ पर साक्षरता दर लिखी हुई है, 2011 के आंकड़े होंगे मेरे ख्याल से। ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर, ये ग्रामीण लिखी हुई है, मतलब ग्रामीण साक्षरता दर है, इंडिया की नहीं है, टोटल नहीं है। इसमें बीएमआई आ गया था, इस पे बात करी है हमने पहले भी, बॉडी मास इंडेक्स दो बच्चों का निकाला भी था। 2017 के लिए भारत और पड़ोसी देशों के आंकड़े। तो यहाँ पर एक आ जाती है विश्व मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक एसडीआई जो है वो कौन जारी करता है, तो वो एक संस्था होती है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास रिपोर्ट है ये 2018 की। और कौन जारी करता है ये, विकास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी। मानव विकास यार, कहीं आता है ना, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र की जो कि ये आंकड़े प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बनता है कि श्रीलंका के आंकड़े यहाँ से ज्यादा है। तो देखो ये सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय लिखी हुई है काय में, अमेरिकी डॉलर में, यूएसडी में, यूएस डॉलर में है। श्रीलंका की 11,000 है, भारत की 6,000, म्यांमार की 5,000, 5,000, 2,000। अपन पाकिस्तान से बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं। तो पाकिस्तान की 5,300 है, भारत की 6,300, श्रीलंका उसमें आगे है। जन्म के समय संभावित आयु, जन्म के समय संभावित आयु, एज बता रहे हैं, एवरेज एज श्रीलंका में वो भी ज्यादा है, 75.5। ये बता रहा है कि वहां का औसत व्यक्ति कितना जीता है, कितने वर्ष जीता है। तो 75.5, भारत में 68.8। मतलब अपन इतना, जरूरी नहीं है, कई लोग इससे पहले भी मर सकते हैं, बाद में भी मर सकते हैं। म्यांमार, पाकिस्तान के 66.6, लगभग अपने करीब नहीं, थोड़ा सा कम है यार वहां पर। ये आंकड़े बहुत हद तक साबित करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं वहां उस क्षेत्र की कैसी हैं, वहां का रहन सहन कैसा है। देखो यहाँ पर बहुत माइन्यूट सा अंतर दिख रहा है इन दोनों में, लेकिन 2 साल का अंतर भी अगर देश के लेवल पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उसके अधिक, मतलब ये कॉलेज की हो जाएगी, कितने परसेंट बच्चे कॉलेज जाते हैं। नहीं, विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उसके अधिक, ये समझ में नहीं आया मेरे को। विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उसके उससे अधिक, 2017। औसत आयु, कुछ गलत लिखा है हिंदी में, ट्रांसलेट करते समय कुछ गलत हुआ है इसमें। मेरे ख्याल से कॉलेज जाने वाले परसेंटेज थे, लेकिन कॉलेज जाने वालों को बहुत कम है इसमें, फिर 10% नहीं हो सकता। और एज बोले तो 10 वर्ष एज नहीं आ सकती, 25 वर्ष या उससे अधिक। मेरे ख्याल से ये परसेंटेज ही है। 25 साल से कितने परसेंट आबादी 25 साल के बाद जो है वो पढ़ाई कर रही होती है कॉलेज में, मेरे ख्याल से वही है। मुझे मालूम है कम परसेंटेज है, लेकिन फिर भी सही हो सकता है। भारत में बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं 12th के बाद। मैं भी अपने आप को ये ऐसा ही मानता हूँ, मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो 10th के बाद ही नहीं पढ़ा, ऐसा लगता है। विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक, ये सूची जारी करती है। टोटल कितने देश हैं, 189, ये पूछा जाता है कितने देशों में 189 में भारत का कौन सा स्थान है, 130वां स्थान है 2016 का। अभी का देखें, एसडीआई भारत का कितना है अभी का। फिर आप पूछोगे अगर पेपर में आ गया तो कब का लिखेंगे, अभी का क्या बात का, वो बात की बात है, पहले देखो तो। इंडिया रैंक इन एसडीआई 2022, 132 हो गई है, अपनी बुक में लिखी हुई है 130। और भाई और पीछे पे चल गया है, तो 2016 में 130 थी, अभी 132 हो गई है। लो, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एसडीआई रैंक ऑफ इंडिया इज 132 अमंग 191। अच्छा, कंट्री भी बढ़ गई है, पहले 189 थी, अब 191 हो गई है। तो अब आपका दिमाग ये भी चल सकता है कि यार ये क्या है, कंट्रीज तो उतनी होती हैं जितनी होना चाहिए, बढ़ कैसे गई ये कंट्री, है ना। ये भी दिमाग में आ सकता है। पहले यूएनडीपी का ये देख लो, ये फोटो लगी हुई है। सबसे पहली कंट्री है स्विट्जरलैंड, एसडीआई वैल्यू 0.9। नॉर्वे, आइसलैंड, ये सब टॉप कंट्रीज हैं। आप चाहो तो यहाँ रहना लक्ष्य बना सकते हो, यहाँ जाके पढ़ाई करो, यहीं रहो। भारत का स्थान 132वां है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया बेकार है। एच डी आई 2022, 132वीं रैंक है भारत की। तो अब ऑब्जेक्टिव आएगा तो क्या लिखोगे, 130 के 132, डिपेंड करेगा। उनको आपको बोला बोला जाएगा, ऑब्जेक्टिव में क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि कौन से साल की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि, मैंने क्या कर दिया चेंज, अगर आपसे पूछा जाए कि 2016 का बताओ, तो आप बताइएगा कि 130 है। और अगर कुछ नहीं बोला जाए तो लेटेस्ट 132 लिखिएगा, है ना। और अगर एक शब्द में उत्तर आता है तो आप बाकायदा उधर सन डाल सकते हो, 132 2022 में, बिल्कुल बेशक, कोई गलत नहीं करेगा। विकास की धारणीयता, तो धारणीयता तो हमको मालूम है कि हमको विकास तो करना है भाई, लेकिन विकास में ऐसा ना हो कि संसाधन खत्म ही कर दें हम जो है, जैसे भारत में भूमिगत जल, अगर हम जल का इतना ज्यादा दोहन करेंगे कि हमारे आने वाली जनरेशन को जल मिले ही नहीं, पीने का पानी मिले ही नहीं, तो ऐसा विकास किस काम का, है ना। इसको बोलते हैं विकास की धारणीयता। मेरे ख्याल से अपन चैप्टर के आखिरी में पहुंच गए हैं। क्यों ना इसके ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए जाए, देख ली जाए कि हमने कितना पढ़ा है।
बीएमआई लिखा हुआ है तो देखो टेक्निकल वालों में तो मैं भी फंसूंगा थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, पहले बुक के देख ले। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्थिति, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर आपको मालूम है, उपरोक्त सभी। केवल प्रति व्यक्ति आय पर हम नहीं बोल सकते कि देश विकसित है, विकासशील है या विकास कर रहा है कि नहीं। सभी आंकड़े देखना पड़ेंगे तभी हम बता सकते हैं कोई देश विकास कर रहा है कि नहीं। कौन सा पड़ोसी देश मानव विकास के लिहाज से देश भारत की स्थिति से बेहतर है? तो श्रीलंका। श्रीलंका भारत से बेहतर स्थिति में है। मान लीजिए 4 परिवार है, इनकी प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए है। अगर तीनों परिवार की आय तो चौथे परिवार की आय निकालो। तो अपन आंकड़ों का योग, आंकड़ों का वो करके निकाल सकते हैं। जैसे निकाल देखो, औसत जो 5,000 निकला है इनका, वो औसत होगा 5,000। वो किसके बराबर होगा? वो होगा, सबको जोड़ दो और उनका 4 परिवार है ना, 4 से डिवाइड कर दो। इन सबको जोड़ेंगे, 4,000, 7,000, 7,000, 3,000, 10,000 और 4, 14,000। 14,000 प्लस एक्स, क्योंकि एक परिवार की गायब है इसमें। 14,000 प्लस एक्स और डिवाइड कर देंगे, कितने परिवार हैं? 4। तो 4 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 20,000। 20,000 में से 14,000 जाएंगे, 6,000 बचेगा। 6,000 सही आंसर होगा, है ना। आंकड़ों का योग, आंकड़ों का मतलब वही प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों की संख्या से हम औसत निकाल सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा इंटरनेट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपन से ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं कि नहीं। इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th, इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, एमसीक्यूज। हिंदी में तो ज्यादा अच्छा है। 2 मिनट में देख लूँ एक बार, नहीं तो। उफ, अरे लो, इन्होंने आंसर भी दे के रखे हैं। ठीक है, अपन आंसर अगर देख भी लेंगे तो तुम लोग, अपन का मकसद है पढ़ना, नॉलेज मिलना चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो अभी आपने स्टडी करी, केरल सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड है ना। केरल बिल्कुल सही आंसर है। एक अमीर परिवार की लकड़ी के लिए लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या है? तो उसके भाई के बराबर आजादी मिलना चाहिए, पॉइंट आउट किया था अपन ने। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। तो नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, निर्मित बेहतर मजदूरी, उपयोग सभी। तो जाहिर सी बात है, उपयोग सभी सही आंसर होगा। विकास का लक्षण है आय में वृद्धि, स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार, नियमित रोजगार, बेहतर मजदूरी। तो सभी विकास के लक्षण हैं। अगर विकास हो रहा होगा तो केवल आय में वृद्धि नहीं हो रही होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ रही होंगी, रोजगार भी मिल रहा होगा और सब कुछ हो रहा होगा, एजुकेशन भी मिल रही होगी। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है, तो अभी अपन ने देखा कि अच्छा, इसमें केवल 2 राज्य लिखे हुए हैं, बिहार और उड़ीसा। तो सी सही आंसर है, बिहार और उड़ीसा सबसे ज्यादा। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़ में गरीबी सबसे ज्यादा। देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, आप बिहार लगाओगे, आपके दो ए ये क्या है भाई? ये तो मतलब आंसर, बच्चे को नंबर नहीं देने के ठान लिए ने, दोनों ऑप्शन ए लिख दिए। एक्चुअली में ये बी होगा। ए छत्तीसगढ़ सही आंसर है। एक बार इसको क्लेरिफाई करें अपन नेट पर। भारत में किस राज्य में गरीबी का सबसे परसेंट प्रतिशत है? विच इंडियन स्टेट हैज लोएस्ट पॉवर्टी पॉवर्टी रेट? केरला। अच्छा, लोएस्ट लिखा है मैंने, हाईएस्ट पॉवर्टी रेट लिखे तो। झारखंड है 39। मिसिसिपी दिखा रहा है, लो ये। माइक मत खोला करो, वो भी इतना हथौड़े मार रहे हो जैसे। छत्तीसगढ़ का 39% है, और झारखंड का 36% है। सही तो है, छत्तीसगढ़ी तो है। 39.31 झारखंड का। छत्तीसगढ़ी सबसे ज्यादा है भाई, बिलो पॉवर्टी लाइन। वाह, केरला में 0% है बीपीएल, बाप रे। गोवा में 3%, सिक्किम, एमपी में कितने हैं?
एमपी में 31% लोग बीपीएल के नीचे हैं। भाई साहब केरल भी कम नहीं है अपने यहाँ। 0% लोग गरीबी के नीचे। क्या करते हैं सब। यहाँ पर भी अच्छा है, वेस्ट बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। उसके बाद बिगड़ता है मेघालय, राजस्थान। एमपी में भी बहुत सारे बीपीएल लोग हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। चलो वापस आ जाते हैं। सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है। सरकार द्वारा चिकित्सालय खोलना, स्कूल खोलना, आंगनवाड़ी के एक्चुअली में सभी हैं। सार्वजनिक सुविधाएं सभी के अंतर्गत आती हैं। मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। शैक्षिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए उपयोग सभी। तो साक्षरता जाहिर सी बात है, लिटरेसी होगी तो ये सभी चीज होगा। मानव विकास का अर्थ है मानव की सोच में वृद्धि करना, मानव के गुणात्मक सुधार नहीं करना, मानव में गुणात्मक सुधार करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव में गुणात्मक सुधार करना नहीं कैसे आ जाता है। मानव की सोच में वृद्धि करना कैसे पॉसिबल। मानव की भारतीय के राष्ट्रीय आय का प्रमुख प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यापार। तो आपको पता होना चाहिए सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा अभी हो गया है, पहले कृषि था। अभी ओवरकम कर लिया है सेवा क्षेत्र ने। रेलवे फैसिलिटी जो अपन दे रहे हैं, रेलवे, एयरलाइन, और जो अपन विदेशी कंपनियों को कस्टमर सर्विस दे रहे हैं वगैरह वगैरह, सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। सेवा क्षेत्र ने ओवरकम कर लिया है खेती को। पहले था कृषि, अब सेवा क्षेत्र है। भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान सेवा क्षेत्र। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। उपयुक्त सभी, जाहिर सी बात है। विकास को पैमाने के लिए अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है। स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, उपयोग सभी। इसमें तो सभी उपयोग सभी आ रहे हैं। गैर नवीनीकरण। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत के किस राज्य में साक्षरता सबसे ज्यादा है। केरल में, कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है। उद्योगपति के लिए क्या अच्छा है। अधिक दिनों का काम पाना, बेहतर मजदूरी पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। जाहिर सी बात है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी आ रहा है सब में। सामान्यतः किसी देश का विकास के साथ देख चुके हो। विकास को नापने के लिए अतिरिक्त अरे वही है ये तो। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वे विकसित देश कहलाते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय ज्यादा होता है, अच्छा एक्चुअली विकसित और विकासशील प्रति व्यक्ति आय पे ही जो है वो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय पे ही डिपेंड कर देते हैं। विकसित देश की परिभाषा है कि जिस देश की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो निश्चित एक उन्होंने डॉलर तय करके रखे हैं, उतना देश होना चाहिए, उतना प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए। गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा। अर्थशास्त्री कुजनेट। ऐसे नहीं आ सकते ऑब्जेक्टिव। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो हाँ, सेवा, कृषि, उद्योग, कोई नहीं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उद्योग ही बोलते हैं ना। मैनु विनिर्माण, वो द्वितीय क्षेत्र में तो आता है विनिर्माण। अच्छा उद्योग ही तो लिखा है, सॉरी, मैंने पढ़ा, कोई नहीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 2007 से 12 तक। आर्थिक विकास, यही 11वीं कंप्लीट हो पाई थी, 12वीं कंप्लीट नहीं हो पाई, खत्म कर दी उन्होंने बीच में ही। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है। सामाजिक संस्थाएं। चलो 1 मिनट बाकी है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे बन जाएंगे आपसे। चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो, 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा यार। 5 मिनट का वेट करके फिर से ज्वाइन करो।